हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेबल पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव हैं तो वो भी हमसे साझा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, या उस बच्चे की कहानी है जिसे अपने ही घर में रहते हुए धीरे धीरे यह महसूस करा दिया गया कि वह उस घर का हिस्सा नहीं है। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी अपने छोटे भाई से उसका हिस्सा नहीं मांगा, जिसने कभी अपने पिता से शिकायत नहीं की, जिसने अपनी सौतेली माँ से नफरत तक नहीं की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? तिरस्कार, अकेलापन और आखिर में अपने ही घर की दहलीज से बाहर निकल जाने को मजबूर। मगर इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे को परिवार ने बोझ समझकर छोड़ दिया, वही एक दिन पूरे परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनता है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्ते खून से नहीं बल्कि त्याग से मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामदास नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। कपड़े की उसकी बड़ी सी दुकान थी। शहर में मकान, गांव में ज़मीन और घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। रामदास की पत्नी शारदा बहुत सरल और दयालु स्त्री थी। उनका एक बेटा था अमर। अमर जब पैदा हुआ तो शारदा ने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया था। वह कहती, मेरा अमर बड़ा होकर चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, मेरे लिए तो हमेशा मेरा छोटा सा बच्चा ही रहेगा। अमर भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। सुबह उठते ही माँ के पास जाना, रात को सोने से पहले माँ की गोद में सिर रख कर सोना। अगर शारदा कभी घर के काम में व्यस्त होती तो अमर चुपचाप उनके पास बैठकर उनका काम खत्म होने का इंतजार करता। रामदास भी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। उसे लगता था कि अमर बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान भविष्य की कितनी भी योजना बना ले, जिंदगी अपनी कहानी खुद लिखती है। अमर केवल 7 वर्ष का था जब एक दिन शारदा को तेज बुखार हुआ। पहले तो सबको लगा कि मौसम बदलने की वजह से कमजोरी है, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर आए, दवाई हुई, पूजा पाठ भी हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में शारदा इस दुनिया से चली गई। अमर को समझ में नहीं आया कि माँ कहाँ चली गई। वह कई दिनों तक दरवाजे पर बैठा रहता है। जब कोई बाहर से आता तो दौड़ से पूछता, माँ को लेकर आए हो क्या? घर की औरतें उसे समझाती, बेटा तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। अमर आसमान की तरफ देखकर पूछता, भगवान का घर कहाँ है? वह वहाँ जाकर माँ को वापस क्यों नहीं ला सकता? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे घर में शोक कम हुआ, लोग अपने घर चले गए, लेकिन अमर की दुनिया वहीं रुक गई। अब उसे खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। रात में उसके बालों पर हाथ फेरने वाला भी कोई नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसके रोने पर उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। रामदास अपने व्यापार में डूबा रहता। अमर दिन भर घर के पिछवाड़े लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता। वह पेड़ उसकी माँ ने लगवाया था। अमर उससे ही बातें करता, तू मेरी माँ को जानता है ना? फिर खुद ही पेड़ के तने से पीठ लगाकर बैठ जाता। उसे लगता शायद माँ की छाया अभी भी वहीं कहीं मौजूद है। शारदा की मृत्यु को लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन रामदास ने अमर को बुलाया और बोले, बेटा तुम्हें एक बात बतानी है। अमर ने उनकी तरफ देखा, क्या माँ वापस आ गई है? रामदास कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारे लिए एक नई माँ आने वाली है। अमर के चेहरे पर अचानक चमक आ गई। सच बाबूजी? हाँ। वह भी मुझे रात में कहानी सुनाएंगी? रामदास ने कहा, हाँ बेटा। क्या मैं उनकी गोद में सो सकता हूँ? रामदास ने सिर हिलाया। अमर बहुत खुश हुआ। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसके मन ही मन सोचा, मैं नई माँ को कभी परेशान नहीं करूँगा।
मैं उनकी हर बात मानूंगा। कुछ दिनों बाद रामदास का विवाह कुसुम से हो गया। कुसुम देखने में बहुत सुंदर थी, उम्र भी कम थी। वह जब घर पहली बार आई तो अमर दूर खड़ा उसे देखता रहा। कुसुम ने भी उसे देखा। अमर धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा फूल आगे बढ़ाया और बोला, माँ, ये आपके लिए है। कुसुम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फूल नहीं लिया, बोली, मुझे माँ मत कहना। अमर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ समझ नहीं पाया। कुसुम ने फिर कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, मुझे उनका स्थान मत देना। अमर ने धीरे से पूछा, तो मैं आपको क्या कहूँ? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। अमर चुपचाप वहाँ से चला गया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि शायद उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद कुसुम के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया माधव। रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे घर में मिठाइयाँ बटी, लेकिन अमर उस दिन सबसे ज़्यादा खुश था। वह अपने छोटे भाई को देखने के लिए बेचैन था। कई बार वह कमरे के बाहर जाकर वापस लौट आता। आखिर एक दिन साहस करके वह अंदर गया। माधव पालने में सो रहा था। अमर उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके छोटे से हाथ को छुआ। माधव ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। अमर की आंखें भर आई। उसने फुसफुसा कर कहा, तू मेरा भाई है, मैं तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से कुसुम की आवाज़ आई, किसने कहा था इसे छूने के लिए? अमर घबरा गया। मैं तो बस क्या, मैं इसे देख रहा था। कुसुम ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अमर सिर झुकाकर बाहर निकल गया। लेकिन उस दिन उसके मन में अपने भाई के लिए प्रेम और भी बढ़ गया। एक दिन दोपहर को कुसुम किसी पड़ोसन के यहाँ गई हुई थी। माधव आंगन में खेल रहा था। अमर स्कूल से लौटा तो उसने देखा माधव सीढ़ियों के पास खेलते खेलते ऊपर जाने लगा। अमर दौड़ के उसे पकड़ने गया। उसी समय माधव का पैर फिसल गया। अमर ने झटके से उसे पकड़ लिया। माधव उसके सीने से लगकर रोने लगा। अमर ने उसे उठाकर कहा, डर मत, मैं हूं ना। उसी समय कुसुम वहां आ गई। उसने दूर से देखा कि अमर ने माधव को गोद में उठा रखा है। उसके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा था। वह चिल्लाई, तुमने मेरे बच्चे को धक्का दिया। अमर स्तब्ध रह गया। नहीं माँ, मैं तो उसे गिरने से। कुसुम ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने माधव को अपनी गोद में लिया और रामदास के आने का इंतजार करने लगी। शाम को रामदास लौटे। कुसुम ने बढ़ा चढ़ाकर पूरी बात बताई। रामदास ने अमर को बुलाया। तुम माधव को क्यों परेशान कर रहे थे? अमर ने कहा, बाबूजी, वह सीढ़ियों से गिर रहा था, मैंने उसे बचाया। कुसुम बोली, देखा, यही चालाकी है इसकी, गलती करता है और ऊपर से सफाई भी देता है। रामदास का हाथ उठ गया। अमर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। अमर ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोते हुए भी सिर्फ इतना कहा, बाबूजी, मैंने सच कहा था। रामदास ने मुंह फेर लिया। उस दिन अमर ने पहली बार महसूस किया कि उस घर में सच बोलना भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। इस घटना के बाद अमर बदलने लगा। पहले वह स्कूल से लौटकर सीधे घर आता था, अब घंटों बाहर रहता। पहले वह साफ सुथरे कपड़े पहनता, अब उसे अपने कपड़े की परवाह नहीं थी। पहले वह किताबें पढ़ता, अब किताबें उसके पास खुली पड़ी रहती और वह खिड़की के बाहर देखा करता। मगर एक रिश्ता ऐसा था जो धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, माधव और अमर का। माधव जैसे जैसे बड़ा हुआ वह अमर से बहुत जुड़ गया। जब भी घर में अमर को डांट पड़ती, माधव रोने लगता। कभी कभी वह अपनी माँ से कहता, माँ, भैया को मत डांटा करो। कुसुम झुंझला कर कहती, तुम उसके पास मत जाया करो, वह अच्छा लड़का नहीं है। माधव मायूसी से पूछता, लेकिन वह मुझसे प्यार करते हैं। कुसुम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। अमर के पास फीस के पैसे थे, लेकिन स्कूल जाते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा
मजदूर सड़क किनारे बैठा रो रहा है। उसकी बेटी की शादी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। अमर ने बिना कुछ सोचे अपनी फीस के पैसे उसे दे दिए। अगले दिन स्कूल में उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। यह बात रामदास को पता चली। उन्होंने अमर को बुलाया। फीस के पैसे कहाँ हैं? अमर चुप रहा। बोलो, अमर ने धीरे से कहा। मैंने किसी को दे दिए। रामदास गुस्से से बोले, तुम्हें दूसरों की चिंता है, अपने भविष्य की नहीं। वह आदमी बहुत परेशान था बाबूजी, रामदास ने कहा। तो अब तुम दुनिया के सारे दुख दूर करोगे? अमर चुप रहा। कुसुम भी वहीं बैठी थी। उसने ताना मारा, इसे पढ़ाई करनी ही नहीं है, इसे तो बड़ा समाज सुधारक बनना है। अमर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार कुसुम की तरफ देखकर कहा, अगर मुझे इस घर में किसी का बेटा समझा जाता तो शायद मुझे अपने भविष्य की चिंता भी होती। रामदास क्रोध से कांपने लगे। जुबान लड़ाते हो? अमर ने सिर झुका लिया। उस रात उसने फैसला कर लिया, वह घर छोड़ देगा। उस समय अमर की उम्र 17 वर्ष थी। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी किताबें एक कपड़े के बैग में बांध दी, कुछ कपड़े एक छोटे से बैग में रखे और चुपचाप घर से निकल गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, माधव जाग गया। उसने अमर को देखा। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? अमर रुक गया। कहीं नहीं। माधव ने उसका बैग पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो। अमर की आंखों में आंसू निकल पड़े। वह घुटनों के बल बैठ गया। माधव उसके गले लग गया। भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ। अमर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ ताकि तू यहाँ आराम से रह सके। मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा घर यही है, माधव रोते हुए बोला। और आपका? अमर कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने अपने छोटे भाई को सीने से लगा लिया। मेरा घर शायद कहीं और है। माधव ने पूछा, आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अमर ने कहा, अगर दुनिया में किसी को याद रखने के लिए मेरी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसने माधव के हाथ में अपनी पुरानी घड़ी रख दी। इसे संभाल कर रखना। और बिना पीछे देखे घर की दहलीज पार कर गया। अमर शहर पहुंचा। जेब में केवल कुछ सिक्के थे। पहले दिन उसने एक चाय की दुकान पर काम मांगा। दुकानदार ने उसे रख लिया। सुबह से रात तक वह गिलास धोता, चाय पहुंचाता और दुकान साफ करता। रात को दुकान के पीछे एक छोटी सी जगह पर सो जाता। कई महीने तक उसकी यही जिंदगी रही। लेकिन अमर मेहनती था। उसने धीरे धीरे हिसाब किताब सीख लिया। फिर उसने पास के डाक खाने में लोगों के पत्र लिखने का काम शुरू किया। कई मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे। वे अमर के पास आते और अपने घर वालों के लिए चिट्ठियाँ लिखवाते। कोई अपनी माँ को याद करता, कोई पत्नी को, कोई अपने बच्चों की फीस की चिंता बताता। अमर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता, फिर उनके मन की बात कागज पर उतार देता। लोग उसकी चिट्ठियाँ पढ़कर भावुक हो जाते। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने एक छोटी सी किराए की कोठरी ले ली। अब वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई भी करता। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन एक सपना था, माधव को कभी यह महसूस न होने देना कि उसका बड़ा भाई असफल है। कुछ साल बीत गए। अमर ने छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोली। दुकान चल निकली। अब वह ठीक ठाक कमाने लगा था, लेकिन अपनी ज़रूरतों पर खर्च करने के बजाय वह घर हर महीने माधव के लिए कुछ पैसे जरूर भेजता था। माधव को जब भी पैसे मिलते वह अपनी माँ से पूछता, भैया को कैसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए? कुसुम चिढ़कर कहती, वह सब दिखावा है। माधव कुछ नहीं कहता। उसे अपने भाई पर पूरा विश्वास था। एक दिन माधव की कॉलेज की फीस जमा करनी थी। रामदास का व्यापार उस समय घाटे में चल रहा था। घर में पैसे की कमी थी। माधव ने कहा, बाबूजी, मैं इस साल पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसी शाम डाकिये ने एक मनी ऑर्डर ला कर दिया। रकम थी 5000 रुपये। साथ में अमर का पत्र। उसमें लिखा था, माधव की पढ़ाई किसी हाल में मत रुकने देना। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे लिखना, मैं अपनी दुकान बेच कर दूंगा, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। रामदास पत्र पढ़ते पढ़ते चुप हो गए। कुसुम ने पूछा, किसका पत्र है? रामदास ने कहा, अमर का।
कुसुम बोली, इतने साल भी उसे इसी घर की पड़ी है? रामदास ने पहली बार शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, नहीं कुसुम, उसे इस घर की नहीं अपने भाई की पड़ी है। कुसुम चुप हो गई। माधव बड़ा होता गया। वह पढ़ लिख कर शहर का एक सफल वकील बन गया। उसके पास अच्छी नौकरी थी, लोग सम्मान करते थे, लेकिन वह हर खुशी में अपने भाई को याद करता। एक दिन उसने रामदास से कहा, बाबूजी, अब मैं अमर भैया को घर वापस लाऊंगा। रामदास ने सिर झुका लिया। बेटा, बहुत देर हो चुकी है। देर हुई है बाबूजी, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ। रामदास ने कुछ नहीं कहा। उधर अमर की जिंदगी में एक और मोड़ आया। लगातार मेहनत और कम खाने की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। दुकान चलती रही, लेकिन शरीर कमज़ोर होता गया। एक दिन उसे तेज बुखार हुआ। वह दुकान बंद करके कमरे में पड़ा रहा। 3 दिन तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। चौथे दिन मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला तो अमर बेहोश पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आया तो सामने माधव बैठा था। अमर ने आंखें खोली। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तुम यहाँ? माधव ने उसके हाथ पकड़ लिए। आपको लेने आया हूँ भैया। अमर मुस्कुराया। मुझे लेने? हाँ। क्यों? माधव की आंखों में आंसू निकल पड़े। क्योंकि मेरा घर आपके बिना अधूरा है। अमर ने नज़र फेर ली। अब वहाँ मेरी जगह नहीं है। माधव बोला, अगर घर में आपकी जगह नहीं तो आपने इतने सालों तक मुझे अपना हिस्सा क्यों समझा? अमर चुप रहा। माधव ने कहा, भैया, मुझे सब पता चल गया। बचपन में माँ ने आपको जो कहा, बाबूजी ने आपको जो समझा, स्कूल की फीस, मेरी पढ़ाई, मेरे कपड़े, सब। अमर ने धीमे से कहा, पुरानी बातें भूल जाओ। मैं भूल सकता हूँ, लेकिन आपका दर्द नहीं भूल सकता। माधव अमर को लेकर अपने घर गया। रामदास अब बूढ़े हो चुके थे। कुसुम भी उम्र के साथ बदल गई थी। जब अमर घर के आंगन में आया तो रामदास अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अमर। इतने साल बाद किसी ने उसका नाम इस आवाज़ से लिया था जिसमें पिता का दर्द था। अमर वहीं खड़ा रहा। रामदास की आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अमर ने कुछ नहीं कहा। रामदास बोले, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की कभी। अमर की आंखें भर आईं। बाबूजी, जो बीत गया उसे रहने दीजिए। रामदास ने कहा, नहीं बेटा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें स्वीकार किए बिना इंसान मर भी जाए तो चैन नहीं मिलता। कुसुम दूर खड़ी सब सुन रही थी। वह धीरे धीरे अमर के पास आई। कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? अमर ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वह पुरानी कठोरता नहीं थी, बस पछतावा। कुसुम रो पड़ी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अमर ने कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं माँ। कुसुम ने पूछा, इतने सालों तक भी नहीं? अमर मुस्कुराया। अगर शिकायत रखता तो माधव से इतना प्यार कैसे करता? यह सुनते ही कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। माधव भी रो पड़ा और रामदास ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद रामदास बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। एक रात उन्होंने अमर को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। कहिए बाबूजी। जिस घर में मैंने तुम्हें निकाला था उसी घर में तुम्हारे नाम का एक कमरा बनवाना चाहता हूँ। अमर मुस्कुराया। कमरे की ज़रूरत नहीं है। रामदास ने पूछा, फिर क्या चाहिए? अमर ने कहा, बस इतना कर दीजिए कि इस घर में आगे कभी कोई बच्चा यह महसूस न कर पाए कि वह पराया है। रामदास की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने अमर का हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे पिता होने का मतलब आज समझाया है। कुछ दिनों बाद रामदास की मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम यात्रा में शहर के बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे आगे अमर और माधव साथ साथ चल रहे थे। दोनों भाई एक ही पिता की संतान, लेकिन उनके रिश्ते को खून से ज़्यादा मजबूत बनाया था त्याग ने। रामदास के जाने के बाद अमर ने अपने पुराने घर को बेचने से मना कर दिया। उसने कहा, यह घर बहुत कुछ देख चुका है, अब इसे किसी के लिए दुख का कारण नहीं बनने देंगे।
उसने घर के एक हिस्से में गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की जगह खोली। माधव वहाँ हर रविवार मुफ्त में कानूनी शिक्षाएं देता और अमर बच्चों को चिट्ठियाँ लिखना सिखाता। घर के उसी आंगन में जहाँ कभी अमर अकेला बैठा रहता था, अब बच्चों की आवाज़ गूंजा करती। नीम का वही पुराना पेड़ अब भी खड़ा था। एक शाम अमर उसके नीचे बैठा था। माधव उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर माधव ने पूछा, भैया आपको बचपन की बातें याद आती हैं? अमर ने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल याद आती है। दुख होता है, अमर मुस्कुराया। पहले होता था, अब नहीं। क्यों? अमर ने कहा, क्योंकि अगर मैंने वह सब नहीं सहा होता तो शायद मुझे यह समझ कभी नहीं आता कि किसी अकेले बच्चे का हाथ पकड़ना कितना ज़रूरी होता है। माधव ने भाई का हाथ पकड़ लिया। अमर ने कहा, याद रखना माधव, बच्चों को रोटी देकर बड़ा किया जा सकता है, लेकिन इंसान प्यार से बनता है। दोनों भाई कुछ देर तक उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। हवा चल रही थी। नीम की पत्तियां सरसराती हुई जैसे किसी पुराने दुख पर मरहम लगा रही थी। और शायद उस पेड़ को भी पहली बार यह संतोष होगा कि जिस बच्चे ने कभी उसकी छाँव में बैठकर माँ को याद किया था, आज उसी बच्चे ने दूसरों के लिए एक पूरा घर बना दिया। दोस्तों, यह कहानी सबसे बड़ी सीख यही है कि घर सिर्फ चारदीवारी के नाम पर नहीं बनता। घर वह जगह है जहाँ किसी बच्चे को यह भरोसा हो कि गलती करने पर उसे समझाया जाए, गिरने पर उठाया जाए और रोने पर गला लगाया जाए। बच्चे अक्सर वह नहीं कहते जो उनके मन में होता है। वे चुप हो जाते हैं और कई बार उनकी यही चुप्पी उनके भीतर एक पूरी दुनिया तोड़ देती है। किसी बच्चे की तुलना उसके भाई से मत कीजिए। उसे यह मत महसूस कराइए कि वह कम है, क्योंकि जिस दिन किसी बच्चे को अपने ही घर में अपने होने का अधिकार साबित करना पड़े, उस दिन घर की दीवारें खड़ी रहकर भी परिवार टूट जाया करते हैं। और रिश्तों की सबसे खूबसूरती बात यही है, कभी कभी एक भाई वह प्यार देता है जो पूरा संसार मिलकर भी नहीं दे पाता। अमर को अपने पिता से शिकायत थी, अपनी सौतेली माँ से दर्द था, लेकिन अपने छोटे भाई से उसने कभी बदला नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि नफरत विरासत में मिलती है, लेकिन उसने विरासत में प्यार चुना। और शायद इसी वजह से आखिर में वह बच्चा जिसने घर ठुकरा दिया, उसी घर में सबसे मजबूत नींव बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सिर्फ कहानी समझकर मत छोड़िए। अपने घर में किसी ऐसे बच्चे को जरूर देखिए जो आजकल बहुत चुप रहता हो सकता हो उसे डांट की नहीं, सिर्फ एक बार गले लगाने की ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि पैसा घर बना सकता है, लेकिन प्यार ही घर बनाता है। यह बात हम सबको याद रखनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।